माधुरी इसमें आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पीटी 365 विजन आईएएस का जो होता है उसकी अर्थव्यवस्था का सेक्शन। इसमें टॉपिक नंबर 1 करेंगे आज हम बैंकिंग और मौद्रिक नीति। चलो बैंकिंग और मौद्रिक नीति। इसमें पहला सबसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति। रेपो दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, इसे नीतिगत दर माना जाता है। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है वो रेपो दर पर देता है। जब रिवर्स रेपो दर, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, बाजार की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है, तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर निवल मांग और समय देयताओं का वह अनिवार्य प्रतिशत जिसे बैंकों को नकद के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। सभी बैंकों को आरबीआई के पास एक निश्चित प्रतिशत में रखना पड़ता है, उसे सीआरआर कहते हैं। जैसे मान लो बैंक की कुल वैल्यू 100 रुपये है, तो आरबीआई ही निश्चित करेगी कितना प्रतिशत वो आरबीआई के पास इसमें से रखेगी। मान लो 4% आरबीआई ने कहा मेरे पास रखना होगा, तो 96 रुपये मिलेंगे बैंक को, जिसे वह ऋण दे सकता है, अपने ये कर सकता है। सर्वाधिक तरलता अनुपात एसएलआर एनडीटीएल को वह प्रतिशत जिसे बैंकों को अपने पास तरल संपत्तियों जैसे स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड के रूप में रखना अनिवार्य है। एसएलआर एनडीटीएल माने कुल संपत्ति, बैंक की कुल संपत्ति, जिसमें से एसएलआर प्रतिशत जो आरबीआई निश्चित करेगी कितने प्रतिशत बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा पर संपत्तियों के माध्यम से। जैसे स्वर्ण भी हो सकता है, सरकारी प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड हो सकते हैं। उतना प्रतिशत अपनी बैंक की कुल वैल्यू की जितना प्रतिशत आरबीआई निश्चित करेगा उतना बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा, जो निजी क्षेत्र को ऋण देने योग्य निधि होती है। केंद्र सरकार को हस्तांतरण अधिशेष राशि सुर्खियों में क्यों है? आरबीआई ने 2024-25 के लिए 2,69,000 करोड़ रुपए का अधिशेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया है। इस हस्तांतरणीय अधिशेष का निर्धारण केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित आर्थिक पूंजी ईसीएफ के आधार पर किया गया है। आरबीआई के आय के स्रोत, आरबीआई के पास कहाँ से पैसा आता है? सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की वसूली से आय होती है। तरल प्रबंधन साधन, चल निधि समायोजन योजना, चल निधि मतलब ओवरनाइट चल निधि से प्राप्त निवल ब्याज, ऋण, सिक्योर्ड मुद्रा मुद्रण से प्राप्त लाभ, विदेशी मुद्रा निवेश पर अर्जित ब्याज। आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क ईसीएफ के बारे में। उत्पत्ति: ईसीएफ को विमल जलान समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई द्वारा 2019 में अपनाया गया। ईसीएफ को किसकी सिफारिश पर? विमल जलान समिति की सिफारिश पर आरबीआई द्वारा 2019 में लाया गया। ईसीएफ उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम फ्रेमवर्क 2012 का एक अभिन्न अंग है। अवधारणा: ईसीएफ की अवधारणा: ईसीएफ रिस्क प्रोविजन के उच्च स्तर को निर्धारित करने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत जाने वाले लाभ के वितरण के लिए पद्धति प्रदान करता है। ईसीएफ के तहत आर्थिक पूंजी के घटक: रियलाइज इक्विटी, इसमें आरबीआई की पूंजी, आरक्षित निधि, आकस्मिकता निधि, आस्ति विकास निधि शामिल है। आकस्मिक जोखिम बफर, मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता, ऋण और परिचालन संबंधी जोखिम के लिए प्रावधान करने हेतु आरबीआई की रियलाइज्ड इक्विटी का घटक। पुनर्मूल्यांकन शेष, इनमें से अप्राप्त लाभ या निवल हानियाँ होती हैं जो विनिमय दर
सोने की कीमत या ब्याज दर में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। फ्रेमवर्क की अवधि समिति के हर 5 साल में इस फ्रेमवर्क की समीक्षा करने की सिफारिश की है। भारत का मुद्रा भंडार सुर्खियों में क्यों? विदेशी मुद्रा भंडार पर भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम डेटा के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व 102.3 बिलियन डॉलर का हो गया है। अन्य संबंधित तथ्य इस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा लगभग 15% हो गया, जबकि एक दशक पहले यह 60% था। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा फॉरेक्स का प्रबंधन करने का मुख्य प्राधिकरण है। आरबीआई का स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है? मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों स्रोत में विविधता लाई जा रही है और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। ये सारे प्रयास डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम हैं। जोखिम को कम करने के लिए इसमें मुद्रा को विनिमय दर अस्थिरता और इसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने में मदद मिलेगी। मुद्रास्फीति से निपटने में सहायक स्वर्ण भंडार को मुद्रास्फीति की स्थिति में संकट से बचाव के रूप में जमा किया जाता है। इससे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की क्रय शक्ति कम नहीं होती। विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण हिस्सा बढ़ाने से जुड़े जोखिम कम तरलता कम आपूर्ति कम होने से स्वर्ण को नकदी में बदलने की प्रक्रिया धीमी और महंगी होती है। शून्य रिटर्न मिलना जमा स्वर्ण पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वही मुद्रा जमा करने पर ब्याज मिलता है। स्वर्ण जमा करने पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वही मुद्रा जमा करने पर ब्याज मिलता है। भंडारण और सुरक्षा की अधिक लागत भौतिक स्वर्ण के लिए सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है और यह प्रायः घरेलू या विदेशी वॉलेट्स में किया जाता है। इससे भंडारण, बीमा और परिवहन की लागत बढ़ जाती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एफसीए अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन जैसी मुद्राओं में रखी जाती हैं। आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भंडार, विशेष आहरण अधिकार या आईएमएफ द्वारा सर्जित ब्याज अर्जन वाली आरक्षित परिसंपत्ति है या सदस्य देशों की आरक्षित परिसंपत्ति के पूरक का कार्य करती है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन आरटीपी यह सदस्य देश के कोटा और आईएमएफ के पास उस सदस्य देश की मुद्रा की होल्डिंग के बीच का अंतर है। इसे कठोर शर्तों के बिना निकाला जा सकता है। रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 सुर्खियों में की केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 के दायरे में लाया गया। रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 के बारे में इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को त्वरित, किफ़ायती और सक्षम वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। कवरेज आरबीआई की नई घोषणा से पहले इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल रहीं: सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, 50 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी शहरी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर जो जमा राशि स्वीकार करती हुए कस्टमर इंटरफेस रखने के लिए अधिकृत हों, जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए है। सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सिस्टम प्रोवाइडर शामिल हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इस योजना की निम्नलिखित 3 ओम्बड्समैन योजनाओं को एकीकृत करती हैं: बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019। यह योजना एक देश एक ओम्बड्समैन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि आरबीआई द्वारा विनियमित अलग अलग क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए अलग अलग शिकायत निवारण प्रणाली नहीं होगी। शक्ति ओम्बड्समैन 20 लाख रुपए तक का मुआवजा का आदेश दे सकता है। साथ ही वह शिकायतकर्ता के समय, खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी का उत्पीड़न के एवज में 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुआवजा के भुगतान का आदेश भी दे सकता है। आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण
शब्दावलियाँ। पहले, स्थायी जमा सुविधा। यह एक मौद्रिक उपकरण है जो वाणिज्यिक बैंकों से बिना किसी पार्श्विक के तरलता को अवशोषित करता है। मुख्य विशेषताएं, STF ने फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की जगह ली है। ज्ञातव्य है कि FRR वस्तुतः तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की न्यूनतम दर है। यह क्षणिक प्रकृति की तरलता को अवशोषित करेगा क्योंकि इसे ओवरनाइट के आधार पर संचालित किया जाएगा, लेकिन RBI चाहे तो इस की अवधि को बढ़ा भी सकता है। LF के लिए पात्र सभी बैंक और संस्थाएं इस सुविधा का उपयोग उठा सकती हैं। STF ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक अवकाश सप्ताहांत सहित सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध रहेगा। परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो। यह RBI द्वारा बैंकों से अल्प अवधि थोड़े समय के लिए अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। इसमें RBI से कुछ समय के लिए पैसा लेता है, इसके बदले ब्याज देता है। इसमें परिवर्तनीय दर का अर्थ है ब्याज दर निश्चित नहीं होती, इसका निर्धारण बाजार के आधार पर किया जाता है। रिवर्स रेपो दर निर्धारण RBI द्वारा किया जाता है। स्विच नीलामी। शुरुआत यह प्रक्रिया 2019 में RBI द्वारा भारत की ओर से शुरू की गई थी। उद्देश्य अल्पावधि प्रतिभूतियों को दीर्घावधि प्रतिभूतियों के साथ बदलकर लोक ऋण की परिपक्वता अवधि का प्रबंधन करना। प्रक्रिया, बाजार के भागीदारों द्वारा सोर्स सिक्योरिटीज भारत सरकार को बेची जाती है और साथ ही डेस्टिनेशन सिक्योरिटीज को उद्धृत मूल्यों पर खरीदा जाता है। यह प्रक्रिया स्विच लेनदेन मॉड्यूल के माध्यम से ई-कुबेर पोर्टल पर संचालित होती है। सह ऋण मानदंड या को-लेंडिंग नॉर्म्स। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC के बीच को-लेंडिंग व्यवस्था के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। को-लेंडिंग व्यवस्था के तहत विनियमित संस्थाएं आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते कि वे वर्तमान विनियामक नियमों का पालन करें। नोट: विनियामक संस्थाएं ये संस्थाएं जो किसी सांविधिक नियामक निकाय के अधीन कार्य करती हैं, जिन पर नियमों के पालन की बाध्यता होती है। संशोधित दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं। न्यूनतम हिस्सा: प्रत्येक विनियमित संस्था को ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना होगा। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र को ऋण का दर्जा: यदि ऋण PSL मानदंडों पर आता है तो हर ऋणदाता को लेंडिंग के तहत अपने हिस्से के PSL दर्जे का दावा कर सकता है। एक समान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली: यदि एक ऋणदाता किसी ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है तो सभी अन्य साझेदार ऋणदाताओं को भी उस ऋण को NPA वर्गीकृत करना होगा। पेमेंट एग्रीगेट्स: दरअसल यह ग्राहकों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं या निवेश उत्पादों की खरीद के लिए व्यापारियों के इंटरफेस फिजिकल वर्चुअल के माध्यम से पेमेंट के विभिन्न तरीकों क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या वॉलेट को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़कर व्यापारी को देता है। पेमेंट एग्रीगेटर के उदाहरण हैं पेटीएम, गूगल पे, पेपाल आदि। फोन पे। यदि यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत RBI से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। बेज एंड मीन्स एडवांस: यह एक अस्थायी अग्रिम है जो RBI द्वारा सरकार को प्राप्तियों और भुगतानों के अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए दिया जाता है। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के विपरीत WMA का उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी बेज एंड मीन्स एडवांस की सुविधा उपलब्ध है। WMA लिमिट RBI केंद्र सरकार से सलाह करके तय करता है। कानूनी फ्रेमवर्क: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 RBI को बेज एंड मीन्स एडवांस प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। ब्याज दर: बेज एंड मीन्स एडवांस पर ब्याज दर RBI की रेपो दर पर होती है। हालांकि ओवरड्राफ्ट WMA की ऊपरी सीमा से अधिक एडवांस पर ब्याज दर रेपो दर से 2% अधिक होती है। अवधि: बेज एंड मीन्स एडवांस दिए जाने की तारीख 3 महीने के भीतर इसका पूरी तरह से भुगतान करना होगा।
आरबीआई द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए। यह विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करेगा। इसे ऋणदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे ऋण लेने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर मूल्यांकन कर सकें। सीबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स या फिनटेक कंपनी के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म है जहां वे नई तकनीक समाधान विकसित और परीक्षण कर सकती हैं। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीएस का टोकनाइजेशन यह वह प्रक्रिया है जिसे किसी वास्तविक परिसंपत्ति जैसे स्टॉक या डिजिटल रूप टोकन बनाकर उसे ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में भंडारित किया जाता है। जमा प्रमाण पत्र। यह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक परक्राम नेगोशिएबल मुद्रा बाजार लिखत है। इसे किसी बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जमा की गई निधियों के बदले अभौतिक रूप में या वचन पत्र प्राइमरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। निर्गमनकर्ता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों को छोड़कर तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अल्पकालिक संसाधन जुटाने के लिए अनुमत चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान इसे अंकित मूल्य पर छूट बट्टे के साथ जारी किया जाता है। इसकी परिपक्वता अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक न्यूनतम 7 दिन होती है। एनबीएफसी के लिए 100 विनियामक संगठन सुर्खियों में क्यों? आरबीआई ने एनबीसीए की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी को 100 विनियामक संगठन का दर्जा प्रदान किया है। एफडीआई वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीसीआई का प्रतिनिधि निकाय है। 100 विनियामक संगठन के बारे में कानूनी आधार। यह विधिक आधार विनियमित संस्थाओं के लिए 100 विनियामक संगठन को मान्यता देने हेतु आरबीआई का व्यापक फ्रेमवर्क 2024 है। एसआरओ की पात्रता। एसआरओ का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया जाएगा। इसके पास पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए। इसकी शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थाओं के साथ होनी चाहिए। साथ ही इसे अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था होना चाहिए। कोई भी संस्था एसआरओ की चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक नहीं रखेगी। एसआरओ की जिम्मेदारी। सदस्यों के प्रति इसमें आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण, विवाद समाधान, मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करना आदि शामिल है। विनियामक के प्रति इसमें विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और अग्रिम चेतावनी संबंधी रुझानों का पता लगाना शामिल है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क। निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 सदस्य स्वतंत्र होंगे। गैर बैंकिंग कंपनी पंजीकरण। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती हैं। उद्देश्य निकाय मुख्य कार्य ऋण प्रदान करना और शेयर बॉन्डों तथा प्रतिभूतियों में निवेश करना है। इनमें कृषि, औद्योगिक गतिविधि, व्यापार प्रतिनिधियों को छोड़कर सेवाओं की बिक्री और अचल संपत्ति के निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल नहीं। बैंकों से अंतर। ये मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती। ये भुगतान प्रणाली और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये चेक जारी नहीं कर सकती। एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने आरआरबी का विलय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया। अन्य संबंधित तथ्य। यह विलय का चौथा चरण है। विलय के बाद 26 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे, जो पहले 43 थे। विलय का पहला चरण 2006 से 2010 ब्याज समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें एक राज्य के भीतर एक ही प्रायोजक बैंक के तहत आरआरबी के विलय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। उत्पत्ति। नरसिंघम वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। आरबीआई का स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50%, राज्य सरकार की 15%, प्रायोजक वाणिज्य बैंकों की 35% हिस्सेदारी। विनियामक और पर्यवेक्षण। आरआरबी का विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इनका पर्यवेक्षण करता है। कर उद्देश्य से आयकर अधिनियम 1961 इन्हें सहकारी संस्थाओं के रूप में दर्जा प्राप्त है। स्थिति 700 जिलों में 22,000 ब्रांच हैं। इनमें से 92% ब्रांच ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों में हैं। आरआरबी के लिए मुख्य आवश्यकताएं। इन्हें समायोजित निवल बैंक ऋण या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी अधिक हो का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक का ऋण के रूप में वितरित करना पड़ता है। सरल शब्दों में आरआरबी को अपने कुल ऋण का 75% हिस्सा पीएसएल को देना पड़ता है। आरबीआई के नियमानुसार इन्हें 9% का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात CRAR बनाए रखना अनिवार्य है। स्मॉल फाइनेंस बैंक सुर्खियों में क्यों? आरबीआई ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। यह लाइसेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक से बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह एक ऐसा लाइसेंस है जो किसी बैंक को व्यावसायिक, निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बदलने के लिए पात्रता योग्यता। क्या स्थिति बैंक को न्यूनतम 5 वर्षों से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। स्टॉक लिस्टिंग। बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए। नेटवर्थ। बैंक की न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपये होना चाहिए। CRAR SFB के लिए निर्धारित पूंजी जोखिम भारित आस्ति अनुपात की पूर्ति करना अनिवार्य है। वित्तीय स्थिति। लाभप्रदता। पिछले 2 वित्त वर्षों में बैंक को निवल लाभ प्राप्त होना चाहिए। परिसंपत्ति गुणवत्ता। पिछले 2 वित्त वर्षों में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों क्रमशः 3% व 1% से कम बराबर होनी चाहिए। प्रवर्तक प्रमोटर संबंधी शर्तें। परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान ना तो कोई नया प्रवर्तक जोड़ा जाएगा और ना ही मौजूदा प्रवर्तकों में कोई बदलाव किया जाएगा। प्राथमिकता। विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता दी जाएगी। लघु वित्त बैंक उत्पत्ति। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की। पंजीकरण। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। लाइसेंस। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वंचित और बैंकिंग सुविधाओं से अछूते वर्गों के लिए बचत के साधन उपलब्ध कराना। उच्च तकनीकी कम लागत परिचालन मॉडल के माध्यम से लघु व्यावसायिक इकाइयों, छोटे किसानों आदि को ऋण की आपूर्ति करना। पूंजीगत आवश्यकता। लघु बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी। वर्तमान मानदंड के अनुसार न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी नेटवर्थ आवश्यकता 200 करोड़। प्रथम शहरी सहकारी बैंक के लिए जो SFB में परिवर्तित होना चाहते हैं उनके लिए नेटवर्थ की प्रारंभिक आवश्यकता 100 करोड़ रुपये होगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करना अनिवार्य है। लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्रक ऋण PSL मानदंड। सुर्खियों में क्यों? PSL से जुड़े नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 क्लॉज 1 के तहत जारी किए गए। SFB के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL संबंधी नियमों के लिए गए मुख्य बदलाव। पुराने नियम। SFB को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट NBC का 75% हिस्सा PSL क्षेत्रक को ऋण के तौर पर देना अनिवार्य था। नए नियम वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी। कुल PSL को घटाकर अब NBC का 60% कर दिया है। पहले 75 था, अब 60। 40% कृषि, सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे PSL क्षेत्रक के लिए अनिवार्य।
तो अभी भी 40% है इन चीज़ों के लिए, कृषि उद्यम के लिए। 35% यह फ्लेक्सिबल ऋण आवंटन जैसा था। इस हिस्से का उपयोग एसएफबी पीएसएल क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए कर सकते थे जहां उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो। 20% कर दिया गया फ्लेक्सिबल। अब इसका उपयोग गैर पीएसएल सुरक्षित ऋणों के लिए भी किया जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण। पीएसएल के बारे में पीएसएल की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। अवधारणा आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया पीएसएल फ्रेमवर्क बैंकों को बाध्य करता है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण या एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एनबीसी का एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करें। एएनबीसी में क्या शामिल होता है? निवल बैंक ऋण, गैर सांविधिक तरलता अनुपात यानी नॉन एसएलआर बॉन्ड में बैंकों का निवेश आदि। प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियाँ कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। पीएसएल के मानदंड किन पर लागू हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक। सरफेसी अधिनियम 2002 क्या है? सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय सरफेसी अधिनियम 2002 पर सरफेसी अधिनियम 2000 मौजूद विसंगतियों को उजागर किया। विरोधाभास धारा 13 क्लोज 8 2016 के संशोधन के पश्चात एक बार नीलामी की अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद उधारकर्ता अपना पूरा ऋण चुकाकर गिरवी रखी गई परिसंपत्ति को पुनः प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार खो देता है। नियम 8 और 9 ये नियम संकेत देते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी नीलामी की वास्तविक तिथि तक उधारकर्ता के पास संपत्ति को छुड़ाने का एक अवसर उपलब्ध रहता है। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूति और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002। उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित आस्तियों की शीघ्र व प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना। गैर निष्पादित आस्ति बैंक से ऋणों या अग्रिमों का एक वर्गीकरण है जिसके पुनर्भुगतान चूक के अधीन या बकाया है। कोई ऋण बकाया तब कहलाता है जब मूलधन या ब्याज के भुगतान में देरी होती है या उसमें चूक होती है। कोई ऋण गैर निष्पादित आस्ति तब माना जाता है जब ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक समय तक विलंब रहती है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। एनपीए का वर्गीकरण और नोटिस। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणों को एनपीए में वर्गीकृत किया जाता है। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ता को 60 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य होता है। वसूली की प्रमुख विधियाँ। प्रभुतीकरण, इसमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूति में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का वितरण किया जाता है ताकि दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली में जोखिम को कम किया जा सके। आस्ति पुनर्निर्माण, यह अधिनियम आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के गठन का प्रावधान करता है। एआरसी का ऐसा वित्तीय संस्थान जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों में एनपीए बेड एसेट खरीदती है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट वित्तीय विवरण को साफ कर सकें। एआरसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित होती हैं और सरफेसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होती हैं। उदाहरण नेशनल एसेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आदि। न्यायालय मुक्त प्रवर्तन। धारा 13 के तहत सुरक्षित ऋणदाता जिनके पास परिसंपत्ति गिरवी है न्यायिक स्वीकृति के बिना कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और बेच सकते हैं। जिसके पास बैंक के पास या किसी के पास पर संपत्ति गिरवी रखी है वो न्यायिक स्वीकृति की उसको आवश्यकता नहीं है। कृषि भूमि ना हो, कृषि भूमि को छोड़कर वह अपने कब्जा कर सकता है और बेच सकता है। अगर कृषि भूमि है तो न्यायिक स्वीकृति जरूरी है। केंद्रीय डेटाबेस। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेन देन के पंजीकरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की गई। उधारकर्ता के अधिकार। उधारकर्ता ऋणदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऋण वसूली अधिकरण की शरण ले सकते हैं। डीआरटी की स्थापना ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत की गई है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम।
स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क। भारतीय बैंक ने स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क ISO 20022 को तेजी से अपनाया है। वित्तीय जानकारी के लिए ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड है। स्विफ्ट के बारे में, स्विफ्ट से आशय सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। स्थापना 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों द्वारा। मुख्यालय बेल्जियम। उद्देश्य सीमा पार वित्तीय संचार को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना। नोट, ब्रिक्स पे एक प्रस्तावित सीमा पार भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य स्विफ्ट पर निर्भरता को कम करते हुए ब्रिक्स सदस्य देशों के मध्य व्यापार वित्तीय लेन देन को सुगम बनाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले भुगतान बैंक के रूप में की गई। भुगतान बैंक ऐसे विशिष्ट वित्तीय संस्थान होते हैं जिन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग पहुंच वाली आबादी को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। उद्देश्य व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्येक नागरिक के द्वार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। प्रदत्त सेवाएं बचत, चालू खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल और उपयोगिता भुगतान तथा ऋण बीमा आदि जैसे तृतीय पक्ष उत्पादों तक पहुंच। यह 2 लाख रुपये तक की बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं और धन अंतरण व बिल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, किंतु यह ऋण नहीं दे सकते, ना ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2 लाख रुपये तक की बैंक जमा स्वीकार कर सकता है और यह ऋण नहीं दे सकता 2 लाख रुपये तक। PCA फ्रेमवर्क। लगभग 500 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक 1 अप्रैल 2025 से RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क के दायरे में आ गए। PCA फ्रेमवर्क के भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2002 में और शहरी बैंकों के लिए जुलाई 2024 में PCA फ्रेमवर्क को लागू किया था। UCB के लिए सुपरवाइज एक्शन फ्रेमवर्क के बदले PCA फ्रेमवर्क लागू किया गया। उद्देश्य समय रहते पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना। UCB को आर्थिक संकट से निपटने हो तो उपायों को लागू करने के लिए बाध्य करना ताकि उनकी वित्तीय स्थिति फिर से ठीक हो सके। किन बैंकों पर लागू है? Tier 2, Tier 3, Tier 4 श्रेणियों की शहरी सहकारी बैंक। फ्रेमवर्क के तहत निगरानी के प्रमुख क्षेत्र पूंजी, परिसंपत्ति, गुणवत्ता, लाभप्रद आदि। CAR प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी का कुल जोखिम भारित हस्तियों से अनुपात है। इसे पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्तियां अनुपात भी कहा जाता है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम। इससे मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक जोखिम आधारित पैमाना है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में मध्यम, उच्च व बहुत उच्च जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग NCR, दूरसंचार विभाग के चक्षु मंच तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारी सहित विविध हितधारकों से प्राप्त इनपुट का परिणाम है। दोस्तों, हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 करेंगे। बैंकिंग और मौद्रिक नीति ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में वित्त और कराधान करेंगे।